लास्ट डे हम लोग अरविंद के कुछ विचारों को जाने थे दार्शनिक चिंतन के बारे में। आज शैक्षिक चिंतन के कुछ छूटे हुए पॉइंट्स को क्लियर करते हैं, जिनमें से शैलेंद्र ने अनुशासन के बारे में, विद्यालय के बारे में नहीं जानकारी दी थी, तो उनके बारे में जानकारी पहले देखते हैं। अनुशासन के विषय में अरविंद के क्या विचार थे। अरविंद की दृष्टि से अरविंद सोचते थे, अरविंद के विचार से था कि स्वेच्छा से, जो व्यक्ति स्वेच्छा से अपना कर्तव्य पालन करता है वही अनुशासन है, वही शिक्षा अनुशासन है। मीन्स ये अनुशासन इन्होंने शिक्षा में ही नहीं अन्य दृष्टियों से भी बताया है कि आप विद्यालय के बाहर होंगे, समाज में होंगे, घर में होंगे और किसी भी प्रकार से मीन्स अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, वही आपका सच्चा अनुशासन होगा। श्री अरविंद कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है और ये शिक्षा के क्षेत्र में महत्व है, लेकिन ये अनुशासन कैसे प्राप्त किया जाए, इसके संबंध में श्री अरविंद के कुछ अपने विचार हैं। उन्होंने अनुशासन का संबंध, अरविंद ने अनुशासन का जो संबंध है वो भावना से जोड़ दिया है। उन्होंने अनुशासन को जो है भावना से, इमोशन से जोड़ दिया है और इस भावना, जो भावना होगी उसको नैतिकता से उन्होंने जोड़ा है, उसका संबंध नैतिकता से इंक्लूड किया है। और श्री अरविंद के अनुसार कहते हैं कि यह शिक्षक का उत्तरदायित्व है। मीन्स अनुशासन जो भी है भावना से जोड़ करके, फिर उसका नैतिकता से जोड़ करके, और यह शिक्षक का ही उत्तरदायित्व होगा कि वह बच्चों के मन में ऐसी भावना जागृत करे कि वो अच्छाई की ओर अग्रसर हों। मीन्स हमें भावना जो उन्होंने बताई है कि भावना से अनुशासन को जोड़ना है, तो ऐसी शिक्षा का कर्तव्य होगा, ऐसी शिक्षा के माध्यम से बच्चों में भावना जागृत करे कि वो अच्छाई की ओर अग्रसर ही हों, अपनी नैतिकता का पालन करें और अपने अध्ययन में जो भी उनका अध्ययन का कार्य है उसमें एकाग्रता रहे, एकाग्रता से कार्य करें। और कहते हैं कि श्री अरविंद के विचारानुसार शिक्षक को बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए। मतलब शिक्षक को ऐसा नहीं कि उसे कठोरता के साथ में उसके साथ व्यवहार करे, ऐसा नहीं करना है, बल्कि शिक्षक को ये कर्तव्य शिक्षक को ऐसा करना है कि बच्चों के साथ में प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाए। और कठोरता से, और श्री अरविंद कहते हैं कि कठोरता से किसी भी प्रकार का वास्तविक अनुशासन नहीं प्राप्त किया जा सकता। और श्री अरविंद दंड, जो पनिशमेंट दिया जाता है, इसको एक अमानवीय कृत्य समझते थे। और एक श्री अरविंद कहते हैं कि प्रभावात्मक अनुशासन सबसे बेहतर होता है। मीन्स जो प्रभावात्मक अनुशासन के बारे में आप लोग जानते हो, प्रभावात्मक अनुशासन वो अनुशासन होता है जिसमें कोई बच्चा दूसरे व्यक्ति को देख करके उसमें अपने आप में आचरण प्रस्तुत करता है, वही सच्चा प्रभावात्मक अनुशासन होता है। अर्थात यहाँ पर होगा प्रभावात्मक अनुशासन में श्री अरविंद के अनुसार होगा कि शिक्षकों को बच्चों के सामने ऐसे आदर्श आचरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे बच्चे उनका अनुकरण करें और फिर उसी आदर्श आचरण की ओर अग्रसर हों और फिर वैसा ही करना अपना कर्तव्य समझें। और इनकी श्री अरविंद की दृष्टि से वास्तविक अनुशासन आंतरिक होता है, अंदर से। जैसे नहीं, पहले फर्स्ट लाइन में बताया कि स्वेच्छा से कर्तव्य पालन करना ही अनुशासन होगा, तो वही बताया कि इन्होंने जो वास्तविक अनुशासन होगा वो आंतरिक अनुशासन ही होगा, अर्थात अपने स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन करे और अपने नैतिकता का पालन करे, अच्छाइयों की ओर अग्रसर हों, ऐसे अनुशासन के बारे में इन्होंने बात की है। इसके बाद में विद्यालय के बारे में इन्होंने क्या अपने विचार दिए हैं। विद्यालय के बारे में श्री अरविंद के कहते हैं कि प्रत्येक विद्यालय को बच्चों के भौतिक और आध्यात्मिक,
मीन्स यहाँ पर जैसे कहते हैं कई ऐसे दार्शनिक हुए जो केवल भौतिक पक्ष पर ही जाते हैं, आध्यात्मिक पक्ष की जाते हैं कि ऐसे विद्यालय होने चाहिए, लेकिन श्री अरविंद ने प्रत्येक विद्यालय को बोला है कि बच्चों के लिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास में सहायक हो ऐसे विद्यालय की कल्पना की है, ऐसी विद्यालय के बारे में बताया है। और मनुष्य के भौतिक विकास के लिए कहते हैं जो श्री अरविंद की मनुष्य का जो भौतिक विकास के लिए विद्यालयों में संसार की श्रेष्ठ भाषाओं, मीन्स जब अगर भौतिक विकास मनुष्य का करना है तो उसके लिए जो भी संसार की श्रेष्ठ भाषाएं हैं, साहित्य है, सभ्यता है, संस्कृति है, गणित है, विज्ञान, विभिन्न प्रकार की शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। ये भौतिक विकास के लिए शिक्षा का प्रबंध होगा। और जब अगर बच्चों में आध्यात्मिक विकास करना है तो इसके लिए बच्चों को श्रम करने, जो भी परिश्रम करना है उसके लिए, अपना कर्तव्य पालन करने के लिए, मानव सेवा भाव, मानव सेवा करने के लिए और ध्यान करने के अवसर देने पर बल दिया है। मीन्स ये सब चीज़ें होंगी तभी आध्यात्मिक विकास होगा। और ये कहते हैं कि विद्यालय भौतिक प्रगति और योग साधना के केंद्र भी होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही श्री अरविंद कहते हैं श्री अरविंद विद्यालय में ऐसी कल्पना करते हैं, वो श्री अरविंद मनुष्य में भेद नहीं करते थे। ठीक है, ये जाति, धर्म, अर्थ और रंग किसी भी आधार पर मनुष्य के अंतर को स्वीकार नहीं करते थे, अर्थात किसी भी जाति धर्म में भेदभाव वो नहीं करते थे। श्री अरविंद के अनुसार विद्यालय में सभी बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार प्रवेश के समान अवसर दिए जाएं। मीन्स जैसी जिसकी बच्चों की योग्यता है उसी योग्यता के अकॉर्डिंग उसको प्रवेश दिया जाए, और उन्हें जो बच्चे प्रवेश पाएँ उन्हें अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति के अध्ययन के लिए सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए। अर्थात विद्यालयों का जो पर्यावरण होगा वो किस प्रकार का होगा? विश्व बंधुत्व की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए, ऐसे विद्यालयों का पर्यावरण होगा। और अर्थात कह सकते हैं कि श्री अरविंद के अनुसार जो शैक्षिक उद्देश्य इन्होंने निर्धारित किए थे, तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति है तो विद्यालय की संकल्पना केवल एक संस्थागत योजना, श्री अरविंद के अनुसार है कि विद्यालय की जो संकल्पना होगी वो केवल एक संस्थागत योजना मात्र ना हो करके एक दिव्य वातावरण के रूप में होनी चाहिए, जिसमें बालक रह करके शारीरिक विकास से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसरित होता हुआ स्वयं की दिव्य परिणति में सक्षम हो सके। मीन्स जैसे जो हम लोगों ने आरोहण अवरोहण के बारे में बताया था, उसमें जो शारीरिक विकास मीन्स द्रव्य जड़ से होकर के हमें उस सत्य की ओर, सत्यचित आनंद की ओर अग्रसरित होना है, ऐसे विद्यालय की संकल्पना उन्होंने की है। इसी प्रकार से जैसे इन्होंने श्री अरविंद आश्रम, आप लोगों ने सुना है कि स्थापना जो स्थापना श्री अरविंद आश्रम की गई थी, यह इसी प्रकार के आदर्श का है। इसमें बाह्य तथा आंतरिक जीवन को उच्चतर आध्यात्मिक चेतना से परिचालित कर कालक्रम में महान दिव्य जीवन को मूर्तिमान करने में सक्षम करने का जो श्री अरविंद आश्रम की स्थापना की गई थी। जो श्री अरविंद आश्रम की स्थापना, यहाँ पर शिक्षा बौद्धिक रूप में ना प्रदान करके वातावरण द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ पर बालकों के सर्वांगीण विकास में जो वातावरण की इसमें सर्वांगीण विकास में वातावरण की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका को परिलक्षित किया गया है। इसमें अर्थात कह सकते हैं कि इस प्रकार का श्री अरविंद के अनुसार कि इस विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए कि बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। मीन्स बालक दूर ना भागे अपनी पढ़ाई से, अर्थात ऐसा वातावरण बना देना चाहिए कि वो पढ़ाई की ओर ही अग्रसित हो। अब उसके बाद में जो कुछ और पॉइंट्स थे, धार्मिक और नैतिक शिक्षा के विषय में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। श्री अरविंद साधु थे, संत थे और एक बहुत बड़े योगी थे। आप लोग जानते हो
नैतिकता और धर्म में श्री अरविंद की आस्था थी, अर्थात जब इनकी आस्था नैतिकता और धर्म में रही है तो इसलिए ये शिक्षा को भी नैतिकता और धर्म पर भी आधारित करना चाहते थे। अर्थात श्री अरविंद के विचार से कोई भी धर्म हो, मतलब धर्म ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, कोई भी धर्म, उनके विचार से कोई भी धर्म हो, कैसा भी धर्म हो, परंतु वो मनुष्य को अपने लिए, दूसरों के लिए और ईश्वर के लिए जीना सिखाता हो। मतलब जो धर्म का ऑब्जेक्टिव होगा वो इस प्रकार से होगा कि मनुष्य स्वयं के लिए जिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए जिए और ईश्वर के लिए जीना सिखाता है। और ये कहते हैं कि किसी भी धर्म से घृणा करना, मतलब हमें किसी भी धर्म से घृणा नहीं करनी है, यह धर्म मतलब हमें घृणा नहीं करनी है और ये किसी भी धर्म का भी लक्षण नहीं है। मतलब किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया है, किसी भी धर्म में ये नहीं बताया जा रहा है कि आप किसी भी धर्म से घृणा करें, नफरत करें। अर्थात सभी धर्म अपने अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर ये आप करते हो, किसी भी धर्म से आप घृणा करते हो, तो ये एक धार्मिक संकीर्णता का परिचायक होगा। अर्थात सांप्रदायिकता का विकास इसी धार्मिक संकीर्णता के कारण ही होता है। यदि आप किसी धर्म से घृणा करते हैं तो सांप्रदायिकता का विकास होगा। और श्री अरविंद कहते हैं कि संसार के सब धर्मों को समान दृष्टि, श्री अरविंद भी सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे और किसी भी देश की शिक्षा को उसके अपने धर्म पर आधारित करना चाहते थे। मीन्स जो भी कंट्री हो, वहाँ का जो भी धर्म हो, उसी धर्म पर उसकी शिक्षा आधारित होनी चाहिए। अर्थात उनका बिल्कुल क्लियर मत था, क्लियर विचार था कि धर्म के अभाव में मनुष्य अपने आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मीन्स अगर धर्म नहीं होगा, धर्म से शिक्षा नहीं होगी, धर्म का अभाव होगा तो मनुष्य अपने आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं पहचान सकेगा। ठीक है, अब इसके साथ में देखेंगे कुछ राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में अरविंद के क्या विचार थे। श्री अरविंद अपने देश की परतंत्रता, उस समय जब इनका जन्म हुआ था उस समय के बाद में 1947 तक देश परतंत्रता की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और उसी परतंत्रता से वो दुखी थे और उस समय की जो भी शिक्षा पद्धति थी उससे वो बहुत ही असंतुष्ट थे। उन्होंने बताया है कि देश स्वतंत्र होना चाहिए और इसकी शिक्षा को भारतीय रूप प्रदान करना चाहिए। मीन्स जो राष्ट्रीय भारत है, भारत स्वतंत्र होना चाहिए और उसकी शिक्षा भी भारतीय रूप के आधार पर होनी चाहिए। और इसी के आधार पर इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की पूरी रूपरेखा तैयार की है। इनके अनुसार, श्री अरविंद के अनुसार कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा वह शिक्षा है जो राष्ट्र के नियंत्रण में राष्ट्रीय लोगों को राष्ट्रीय पद्धति से दी जाती है। अर्थात जो शिक्षा होगी वो राष्ट्र के नियंत्रण में होगी और राष्ट्रीय लोगों के द्वारा और राष्ट्रीय पद्धति से दी जाएगी। ठीक है, इसी कारण ये अरविंद है जो शिक्षा को भारतीय भाषाओं के माध्यम से देने पर बल देते थे। मीन्स जो शिक्षा होगी वो भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। और ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक जो शिक्षा होगी भारतीय भाषाओं के माध्यम से तो होगी ही, उसके साथ ही ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक जीवन पर भी आधारित होनी चाहिए। श्री अरविंद का कहना था कि मातृभाषाओं का जो होगी शिक्षा का माध्यम बनाने से जन साधारण के लिए सुलभ किया जा सकता है। मीन्स अगर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा होगी तो साधारण से साधारण, मीन्स जन साधारण, जन शिक्षा के ये पक्षधर थे, तो ये जन शिक्षा तक भी इसकी शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। अगर यहीं पर आप अंग्रेजी शिक्षा या किसी अन्य भाषा की अगर यहाँ पर शिक्षा शुरू कर देंगे तो जन शिक्षा तक नहीं, जन साधारण लोगों तक नहीं पहुँच सकेगी। वो शिक्षा कुछ ही लोगों तक ही सुलभ रह पाएगी। इसलिए ऐसी शिक्षा के ये पक्षधर थे। तो इसके लिए होगी कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए जिससे सभी लोगों तक उस शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। ब्रह्मचर्य व्यवस्था और आध्यात्मिक जीवन
श्री अरविंद के अनुसार ये कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य व्यवस्था है और आध्यात्मिक जीवन, ये हमारी संस्कृति की आत्मा है। अर्थात शिक्षा का आधार, अगर इस प्रकार की शिक्षा का आधार आप बना दोगे ब्रह्मचर्य व्यवस्था और आध्यात्मिक जीवन से जोड़ करके, तो भारत में राष्ट्र की आत्मा का समावेश होगा। ठीक है। वैसे इसमें कुछ मूल्यांकन भी साथ में कर लेते हैं। जैसे श्री अरविंद संकुचित राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करते थे, ये मानवतावादी व्यक्ति थे। आप इसलिए इनका दृष्टिकोण भी बड़ा व्यापक था। ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मीन्स जो अरविंद आश्रम इन्होंने बनाया है उसमें देश विदेश की भाषाओं और संस्कृतियों को भी स्थान दिया गया है। इनकी कह सकते हैं इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है देश विदेश की भी भाषाओं को। तो कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा को इन्होंने किसी भी इनको कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा के साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के भी पक्षधर थे। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में एक बात यह है कि इसमें योग शिक्षा को इन्होंने आत्मा का दर्जा दिया। योग मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दी जा रही है उसमें योग शिक्षा अनिवार्य है। तो ये उनका पक्ष में पॉइंट जाएगा। अब इसके साथ में हम लोग देखेंगे श्री अरविंद के कुछ संस्थान हैं श्री अरविंद से रिलेटेड, तो उन संस्थानों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जाननी चाहिए कि वो संस्थान किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और भी किस प्रकार से शिक्षा का कार्य हो रहा है। तो इसमें से सबसे पहले जो आएगा श्री अरविंद आश्रम के बारे में ही सबसे पहले जानते हैं। श्री अरविंद आश्रम का विकास श्री अरविंद और उनकी उत्तराधिकारी श्री माता के आदर्शों के सहज प्रभाव एवं अभिव्यक्ति का परिणाम है। मीन्स इन दोनों ने इसका विकास किया। प्रारंभ में कह सकते हैं कि श्री अरविंद के कुछ सहयोगी ही पारिवारिक भाव से रहते थे। मीन्स जो श्री अरविंद आश्रम था उसमें कुछ ही लोग रहते थे, पारिवारिक भावना जो थी उसी भावना के साथ में वो रहते थे। जैसे जैसे कुछ वर्ष व्यतीत होने लगे, धीरे धीरे उनमें अधिक से अधिक लोग जुड़ते चले गए और श्री अरविंद को जो मानव के प्रति जो संकल्पना थी, जो भी योग साधना के प्रति विचार थे, उनके प्रति आकर्षित होने लगे। सन 1920 में जब श्री माँ अंतिम रूप से पांडिचेरी में आ गई तो लोगों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। सन 1920 में जब श्री माँ आई थी अंतिम रूप से, तो वहाँ पर लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। एक कह सकते हैं कि एक सामूहिक आध्यात्मिक जीवन मूर्त रूप जैसा होने लगा। श्री अरविंद ने संन्यास अर्थात तितिक्षा, संन्यास को हम तितिक्षा भी कहते हैं, को सामान्यतः ग्राह्य अर्थों में अपने योग का अंग कभी स्वीकार नहीं किया। आश्रम गुरु का निवास होता है जिसके आसपास, मतलब जो इन्होंने बताया कि आश्रम जो होगा वो गुरु का निवास होता है जिसके आसपास सभी आयु वर्ग के लोग, प्रायः पुरुष स्त्री दोनों ही, और विभिन्न प्रकार के ज्ञान की जिज्ञासा लेकर एकत्र हुआ करते हैं। मीन्स आश्रम ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इस संन्यास ग्रहण कर लिया तो वहाँ पर कोई आएगा नहीं या कोई भी वहाँ पर, ऐसी चीज़ें नहीं है। मतलब ऐसा आश्रम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर किसी भी आयु वर्ग के लोग आ सकें, स्त्री पुरुष हो, और किसी भी प्रकार के ज्ञान की जिज्ञासा हो तो वो वहाँ पर एकत्र हो सके। और गुरु उनकी देखभाल पिता के समान, जैसे जो श्री अरविंद आश्रम था उस समय, तो जो गुरु थे वो देखभाल पिता के समान किया करते थे और उन्हें अपना सर्वोच्च ज्ञान देते थे। मीन्स जो भी गुरु के पास में ज्ञान था उस सर्वोच्च ज्ञान उन्हें दिया करते थे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक आश्रम महानतर और व्यापकतर आधार पर एक परिवार के समान था। मीन्स धीरे धीरे जैसे ही उसमें संख्या बढ़ने लगी और ये व्यापक स्तर पर इसका प्रसार होने लगा। उसके पीछे प्रेरणा ये होती थी कि वह अनुर्वर वैराग्य के स्थान
है, बल्कि यहाँ वह रहकर जीवन और उसकी तमाम संभावनाओं को सहर्ष स्वीकारा जाता था। और श्री अरविंद आश्रम व्यापक एवं जीवंत अर्थों में एक आश्रम है। यहाँ रहने वाले साधक एक ऐसे जीवन को अन्वेषी और अभिष्ट हैं जो आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित होते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि धरती पर भौतिक अस्तित्व के अंतर्गत दिव्य जीवन की उपलब्धि प्राप्त करना। जैसे धरती पर जो भी व्यक्ति रह रहे हैं उनको वहाँ पर भौतिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उसको ऐसी योग साधना से दिव्य जीवन की भी अनुभूति हो सके। यहाँ पर कैसे चेतना के और प्रकृति के परिवर्तन पर अधिक जोर दिया जाता था, जो प्रकृति परिवर्तन पर, ताकि मानवता एवं समाज को विकास के आगामी उच्चतर स्तर के लिए तैयार किया जा सके। जो भी चेतना होगी, प्रकृति है व्यक्ति की, मानव की, उस प्रकृति को वो परिवर्तन पर जोर देते थे कि वो उच्च स्तर पर तैयार किया जा सके, में समाज एवं मानवता का हित कर सके। श्री अरविंद आश्रम की सभी गतिविधियों को केंद्रीय प्रेरणा, जो केंद्रीय प्रेरणा है जो है वो है विश्वास और सत्य है। मीन्स जो श्री अरविंद की गतिविधियों की प्रेरणा होगी वो विश्वास और सत्य होगी। उसके साथ में ऐसे इन गतिविधियों में कह सकते हैं कि इसमें सेवा कार्य भी है जो एक बृहद समुदाय की सुविधा के लिए आवश्यक है। इनमें कृषि, उद्योग, वर्कशॉप तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र शामिल हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक आश्रमवासी अपने लिए उपयुक्त जो भी कृषि, उद्योग, वर्कशॉप जो भी कार्य है उसका चुनाव करता है और उसे निस्वार्थ सेवा भाव से तथा पूर्णता के समान उसको संपन्न करता है। ऐसा करते हुए वो इस बात को कभी नहीं भूलता कि उद्देश्य सर्वांगीण रूपांतरण है। ठीक, अब इसके बाद में दूसरे संस्थान की ओर चलते हैं। श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र, वो श्री अरविंद आश्रम था, ये है श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र। ये सन 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई थी। यह केंद्र आश्रम का एक अंग है जिसमें शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में नए प्रयोगों और अनुसंधान के अवसर प्रदान करता है। मीन्स यहाँ पर नए प्रयोग किए जाते हैं, अनुसंधान कार्य भी किया जाता है। यहाँ पर कला विषय, विज्ञान, भाषा, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ललित कला, संगीत, नृत्य, खेलकूद और व्यवहारिक हस्तकलाएं आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर एक अच्छा पुस्तकालय भी है और एक सुसज्जित प्रयोगशाला भी है। और ये आवासीय सह संस्था है जो श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र है। ये एक आवासीय सह शिक्षा संस्था है। यहाँ पर पढ़ाई का जो सामान्य माध्यम अंग्रेजी एवं फ्रेंच है और इसके अतिरिक्त बच्चों को यहाँ पर अपनी मातृभाषा संस्कृत सीखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। मीन्स अपनी मातृभाषा में भी अध्ययन करे, संस्कृत भी सीखे, इसके लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। और यहाँ पर जो सभी स्तरों पर है, मतलब जो भी स्तर की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, सभी स्तरों की शिक्षा निःशुल्क है। लेकिन यहाँ पर रहने और भोजन के लिए मामूली सा शुल्क लिया जाता है, क्योंकि ये एक सह शिक्षा आवासीय सह शिक्षा संस्था है। तो वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा, तो इसके लिए रहना और खाने के लिए आपसे मामूली सा शुल्क लिया जाएगा। इसमें शिशु शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान तक की व्यवस्था की इस केंद्र में है। जिससे इसमें शिशु विहार है, जिसमें किंडर गार्डन शिशु स्तर से शिक्षा, जिसमें 3 से 5 वर्ष के पाठ्यक्रम की शिक्षा, 3 वर्षीय शिक्षा दी जाती है इसमें। और उसके बाद में प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 वर्ष के पाठ्यक्रम की शिक्षा 3 वर्ष के, और उच्च प्राथमिक स्तर पे 9 से 11 वर्ष तक, और उसके बाद में माध्यमिक स्तर की शिक्षा 12 से 17 वर्ष तक, जो 6 वर्षीय पाठ्यक्रम है। और इसके साथ में उच्च शिक्षा स्तर जो 18 से 20 वर्ष तक होगी, जो 3 वर्षीय होगी पाठ्यक्रम में। ये शिक्षा के कुछ स्तर हैं, इसमें दी जाती है।
इसमें कुछ इसकी विशेषताएं हैं, कुछ इसका विशेष पॉइंट देखते हैं। यहाँ जो श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र है, जिसका सर्वप्रथम उद्देश्य है दिव्य शरीर की प्राप्ति। इसके लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर शारीरिक शिक्षा, व्यायाम और विभिन्न प्रकार के खेल कूद में भाग लेना अनिवार्य है। मतलब जो भी दिव्य शरीर की प्राप्ति करना है, मीन्स सारे आपको शरीर स्वस्थ रखना है, तो इसके लिए सभी स्तरों पर मीन्स शिशु स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर पर शारीरिक शिक्षा, व्यायाम और खेलकूद में भाग लेना करना अनिवार्य है। और यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं अपनी क्षमता एवं पसंद के खेल कूद करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। जिस खेल में आपकी रुचि हो उस खेल में अपनी क्षमता के अनुसार आप उसका चयन कर सकते हो। और यहाँ पर श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र का जो अंतिम उद्देश्य है, जो सर्वप्रथम उद्देश्य था वो दिव्य शरीर की प्राप्ति है, और अंतिम उद्देश्य वो अनंत शक्ति की प्राप्ति है। अनंत मीन्स सच्चित आनंद, अर्थात यहाँ पर है कि इस शिक्षा के लिए मतलब अनंत शक्ति की प्राप्ति के लिए सभी स्तरों पर ध्यान योग अनिवार्य है। ध्यान योग करना अनिवार्य है, मेडिटेशन करना अनिवार्य है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रथम 3 स्तर पर जो शिशु स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम फ्रेंच भाषा, और अंतिम 2 स्तरों पर फ्रेंच एवं अंग्रेजी 2 भाषाएं हैं, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पर शिक्षा की मुक्त प्रणाली है, अर्थात यहाँ पर किसी भी स्तर के छात्रों को किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रखा जाता। उन्हें अध्ययन विषयों एवं खेलकूद आदि क्रियाओं के चयन और उनको अपनी गति से सीखने एवं करने की पूरी छूट है। मीन्स वो किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का खेल कूद, किसी भी प्रकार का चयन कर सकते हैं, क्रियाओं का चयन कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो अनिवार्य है, वो शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, खेल कूद ये अनिवार्य है, और ध्यान योग भी अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप चयन करना चाहते हैं, अध्ययन विषय हैं, खेल कूद में आपको वैरायटी है कि आप कौन सा खेल कूद चयन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको पूरी स्वतंत्रता है। उच्च शिक्षा स्तर पर यहाँ पर छात्र छात्राएं उपलब्ध जो अध्ययन सुविधाएं हैं उनमें से किसी एक अथवा जितने चाहे उतने विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर अगर जो उच्च स्तर पर आप जब पढ़ना चाहते हो, जो भी विद्यार्थी जाएंगे वहाँ पर, तो उनके लिए अध्ययन करने के लिए आप एक विषय का भी चयन कर सकते हैं, और जितने विषय चाहें आप उतने विषय का अध्ययन कर सकते हैं, और अपनी गति के अनुसार जितनी आपकी क्षमता है उसी के अनुसार आप उसका अध्ययन और उसका कार्य कर सकते हो। इसके साथ ही इस केंद्र पर विद्यार्थियों को बाहर से कुछ नहीं थोपा जाता है। मीन्स बाहर से आप ऐसा नहीं किया जाता कि आप यही करना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उन्हें ऐसा पर्यावरण दिया जाता है कि वो अपनी आंतरिक सत्ता के पथ प्रदर्शन पाते हैं। मीन्स वहाँ पर किसी को बाउंड नहीं किया जाता है कि आपको पढ़ना ही है या ऐसा कुछ करना है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। उन्हें केवल ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया जाता है कि वो खुद ही अध्ययन की ओर अग्रसित होते हैं, अध्ययन की ओर बढ़ते हैं, एकाग्रता से अपने अध्ययन करते हैं। ऐसा वातावरण वहाँ पर प्रदान किया जाता है। अर्थात यहाँ की शिक्षा एक मुक्त प्रणाली कहा जा सकती है, जो अर्थात यहाँ पर मुक्त प्रणाली के आधार पर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की परीक्षाएँ नहीं होती हैं। मतलब यहाँ पर परीक्षा का कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी यहाँ पर मायने नहीं है, मतलब परीक्षा यहाँ पर नहीं होती है। और शिक्षकों की जो संस्तुति है पर ही विद्यार्थियों को आगे के अध्ययन में प्रवेश दे दिया जाता है। मीन्स अगर शिक्षक उसे लगेगा, उसकी संस्तुति होगी कि विद्यार्थी अच्छा है, वो योग्य है, तो उसको आगे के अध्ययन में प्रवेश दे दिया जाता है केवल शिक्षकों की संस्तुति के आधार पर। यहाँ कोई पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद में किसी प्रकार का प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाता है, अर्थात यहाँ पर किसी भी सर्टिफिकेट की भी कोई सुविधा नहीं है। आप अध्ययन कर सकते हो, सीख सकते हो, इन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ाया किया जाता है। अब इसके साथ में एक और संस्था की ओर जाते हैं, श्री अरविंद सोसाइटी। श्री अरविंद सोसाइटी के बारे में देखते हैं। श्री अरविंद सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है वो श्री अरविंद की शिक्षाओं पर आधारित और आध्यात्मिक समाज और नए विश्व के लिए कार्य करना है। यहाँ पर
इसकी स्थापना 1960 में उनके मृत्यु के बाद में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को एकजुट करने के लिए हुई थी जो उच्च आदर्श से प्रेरित है। मीन्स ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी कुछ संस्थाएं हैं, उनको एकजुट करना है जो श्री अरविंद के जो उच्च आदर्श हैं उन आदर्शों से प्रेरित थे और ऐसा कार्य कर रहे थे। उनको एकजुट करने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी ताकि वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विश्व भर में उस आदर्श को प्रभावी ढंग से मूर्त रूप दे सके। अर्थात व्यक्तिगत जो है होगा और सामूहिक रूप से पूरे सभी साथ मिलकर के विश्व भर में जो आदर्श हैं उनको एक प्रभावी ढंग से उसको मूर्त रूप दे दिया जा सके। यहाँ पर यह प्रयास जो अरविंद सोसाइटी है, श्री अरविंद सोसाइटी, यहाँ पर जो प्रयास किया जा रहा है वो 3 दशाओं में हो रहा है। पहला है व्यक्ति का समन्वित विकास और उसकी पूर्णता, ठीक है। दूसरा है पॉइंट सामाजिक रूपांतरण और सामूहिक जीवन का ऐसा विकास जिससे उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति ऐसा स्थान पा सके जिसके लिए वह सर्वाधिक उपयुक्त है और इस प्रकार मानवता के विकास और पूर्णता के लिए अपना योगदान देने वाला शक्ति स्रोत बन सके, ठीक है। ऐसा सामाजिक रूपांतरण और सामूहिक जीवन ऐसा विकास किया जाएगा। नंबर 3 होगा समरसतापूर्ण और सुसंगठित वैविध्य के अंतर्गत ऐसी मानव एकता की उपलब्धि जिससे प्रत्येक राष्ट्र अपनी वास्तविक प्रतिभा के प्रति चेतन बन सके तथा संपूर्ण मानवता के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान दे सके, ठीक है। अब इसके साथ में जो श्री अरविंद सोसाइटी है ये संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संगठन यूनेस्को का भी एक सदस्य है, इसका सदस्य है और भारत सरकार उसे सामाजिक विज्ञानों में शोध की संस्था के रूप में मान्यता मिली है। भारत सरकार द्वारा वो जो सामाजिक विज्ञान संस्थान है, शोध है, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो शोध होते हैं उस शोध में इसके मान्यता प्रदान की गई है। श्री अरविंद सोसाइटी का जो उद्देश्य है सभी स्त्री पुरुषों को एक सूत्र में बांधना जो एक नए विश्व के आगमन के लिए समर्पित हो, वो चाहे किसी भी राष्ट्र, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, मतलब उनको एक सूत्र में बांधना है। भारत एवं विश्व भर में श्री अरविंद सोसाइटी के अनेक सदस्य और केंद्र और शाखाएं हैं। सदस्यता की कई श्रेणियां, यहाँ पर सदस्यता भी ली जा सकती है जिसके लिए कई श्रेणियां हैं। आप एक वर्ष के लिए भी सदस्य बन सकते हैं, आप कई वर्षों तक के लिए भी सदस्य बन सकते हैं और यहाँ पर व्यक्ति तो बन सकता है। इसके बाद में अगर कोई संस्था सदस्यता ग्रहण करनी चाहती है तो वो संस्था भी इसकी सदस्य बन सकती है। और जो श्री अरविंद सोसाइटी है वो संसार की कई भाषाओं में पुस्तकें, पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं और संवाद पत्र भी प्रकाशित करती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर शिक्षण उपकरण, अप्रचालित ऊर्जा स्रोत, समुचित प्रौद्योगिकी, जड़ी बूटी से तैयार औषधि, जैव ऊर्जा शोध कार्य भी आयोजित करती है, ठीक है। ये कुछ संस्थाएं थी श्री अरविंद जी के कुछ महत्वपूर्ण उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं श्री अरविंद का जो समाप्त करते हैं इस टॉपिक को और इसका प्रभाव देखते हैं। श्री अरविंद का प्रभाव कहाँ तक कितना पड़ा। श्री अरविंद का जो प्रभाव है, एक दार्शनिक के रूप में श्री अरविंद ने भारतीय दर्शन को वैज्ञानिक रूप पहनाने का प्रयत्न किया और कुछ लोग तो श्री अरविंद के विचारों से बहुत प्रभावित हुए, ठीक है। और इसके साथ में श्री अरविंद ने जो बात बताई थी कि किसी भी स्थान, जाति, धर्म, अर्थ, रंग, रूप, किसी भी आधार पर मनुष्य में भेद नहीं करना है। वे विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे, मतलब उनमें विश्व बंधुत्व की भावना थी। ये उसका प्रभाव हुआ कि यही हम लोगों को इस समाज में, वर्तमान समाज में ऐसी विचारधारा होनी चाहिए। इनके द्वारा जो स्थापित पांडिचेरी में आश्रम है, श्री अरविंद आश्रम, इसमें देश विदेश के विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, मतलब सभी जाति के, सभी धर्म के
और विभिन्न आर्थिक स्तर वाले, आर्थिक मीन्स गरीब से गरीब और अमीर से अमीर मीन्स पैसे वाले भी इसमें लोग आकर के रहते हैं और यहाँ पर सेवा कार्य, अध्ययन कार्य भी करते हैं। सभी शारीरिक श्रम करते हैं, यहाँ पर आकर के सभी शारीरिक श्रम करते हैं। ऐसा नहीं कि आप गरीब हो तो आप श्रम करोगे, जो पैसे वाला है वो श्रम नहीं करेगा। यहाँ पर सभी को समान रूप से शारीरिक श्रम करना होगा। सभी अपनी अपनी योग्यता अनुसार भौतिक जीवन को चलाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य भी करते हैं, उत्पादन करते हैं और सभी इस सब के साथ साथ ध्यान योग भी करते हैं। ठीक है, ध्यान योग सभी के लिए अनिवार्य है। भौतिक जीवन की रक्षा के करते हुए भौतिक जीवन तो जीना ही, इसके साथ में आप आध्यात्मिकता की भी ओर बढ़ेंगे। ऐसी शिक्षा यहाँ पर भी दी जाती है। ऐसी शिक्षा, ये प्रभाव कह सकते हैं कि हम लोगों पे पड़ा है। इससे भौतिकता प्रधान एवं धर्म प्रधान समाज एवं संस्कृतियों की दूरी में से दोनों तरफ आप जब जाओगे तो इन दोनों में जो गैप है वो कम से कम रहेगा। जब आप भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों तरफ बढ़ोगे तो उसमें गैप कम रहेगा और समाज में क्या होगा, वर्ग भेद जैसी चीज़ें समाप्त होती चली जाएंगी। श्री अरविंद का जो सर्वांग योग दर्शन है केवल भारतीय सीमा तक ही नहीं, कह सकते हैं इसका पांडिचेरी आश्रम की शाखाएं देश विदेश में, जो पांडिचेरी आश्रम की जो शाखाएं हैं वो देश विदेश में भी स्थापित हैं। अर्थात पूरे संसार में भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के बीच समन्वय स्थापित करने की ओर प्रयत्नशील है। और योगा आप लोग जो जानते हो, योग दिवस भी मनाया जाता है। योग अब पूरे भूमंडलीय विश्व का हो गया है। जो योग साधना है, योग करना है, योग क्रिया है, ये अब पूरे विश्व में व्याप्त हो गया है। इसी मंथ में आने वाला है योग दिवस। तो आप समझ सकते हैं कि योग को कितना यहाँ पर से इसको अग्रसित किया, आगे बढ़ाया गया है। हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ों में श्री अरविंद का जो प्रभाव नहीं पड़ा है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में जो है श्री अरविंद का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रारंभ में वो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में भाग लिए, उसके साथ में इसका प्रभाव कुछ ही वर्षों तक रहा। इसके बाद में ये योग साधना की ओर प्रवृत्त हो गया और कुछ वर्ष बाद इन्होंने अपने आश्रम में एक शिक्षा संस्था स्थापित की और यह संस्था श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में भी विकसित हुई। परंतु इसमें जो शिक्षा है मुक्त प्रणाली और सर्वसाधारण की शिक्षा में लागू नहीं किया जा सकता। मीन्स जो मुक्त प्रणाली की शिक्षा है वो वहीं तक सीमित है, इसको सर्वसाधारण में लागू नहीं किया जा सकता। अगर इसी विश्वविद्यालय में या किसी भी स्कूल में मुक्त प्रणाली की शिक्षा आप लागू कर दोगे तो शिक्षा एक विधिवत तरीके से नहीं चल पाएगी, उसका जो क्रमबद्धता है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए मुक्त शिक्षा प्रणाली का प्रभाव हम नहीं अपना सकते। ठीक है, तो ये आप लोगों का श्री अरविंद के प्रति विषय रहा। अब आप लोगों के पास में एक लिंक सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इसको ओपन कीजिएगा। देखो मैंने सेंड की है, इसको ओपन कीजिएगा। ये आपके कुछ मैंने इसका, ठीक है, आप लोग ओपन करके देखिए, उसमें कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कह सकते हैं कि एक ऑनलाइन टेस्ट की जैसा है। ओके, अगर लिंक ओपन हो रही है, मैंने पहली बार इसको क्रिएट किया है, तो ठीक है या लिंक सही गलत है, किस प्रकार से आप उसके बारे में बताइए। लिंक ओपन हो रही है, लिंक में क्या आ रहा है, ऐसी चीज़ें आप बता सकते हो और अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सर नहीं ओपन हो रही है। नहीं ओपन हो रही है सर हो तो रहा है सर, मेरे में तो हो गया। अच्छा, मेरे में भी हो गया। ठीक है, जिनके में हो रहा है वो हो रहा है सर। हाँ, उसमें कुछ हो रहा है सर। हाँ ठीक है, जिनके ओपन हो रहा है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व, जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करके कर दीजिए। ठीक है, 4 मिनट का समय जो क्वेश्चन पे 4 मिनट का मैंने निर्धारित किया है। ऑप्शनल है ये। आप मेरे फ़ोन पे लिंक ही नहीं आई है। अच्छा, आप उसमें
जा कर के देखिए मैसेज में। बॉक्स में है ना सर? हाँ चैट बॉक्स चैट में। बॉक्स में बताइए। हाँ चैट बॉक्स में होगा। ये आपकी एक अटेंडेंस भी हो जाएगी और आपका टेस्ट भी समझ लीजिए, जो लास्ट में कितने शेष बचते हैं उसके बारे में भी पता चल जाएगा। आपके कुछ इसमें क्वेश्चन जैसे इजी जैसे लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके नेट के एग्ज़ाम में भी आए हैं तो उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। सर गूगल से क्या? नहीं हो रहा है सर। हाँ सर ओपन नहीं हो रहा मेरे में। हो रहा है मेरे में। भी बोलना है ना सर। जिसका ओपन हो जाए वो सॉल्व कर दें, जिसका नहीं ओपन हो तो रहने दो। लिंक कॉपी कर लें, अपनी कोशिश करते रहें बाद में। सर आया ही नहीं। नहीं आया मैंने। ओपन नहीं हो रहा। ठीक ठीक, कोई नहीं कोई बात नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम इसको बनाया तो ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है कैसे क्या होता है। ओपन तो सर हो रहा है, अच्छा बनाया सर आपने। हाँ कुछ लोगों के लिए हो जा रहा होगा। सर फिर से गई। ओपन करेंगे पहले आपका नेम आए। बॉक्स में है ना, दो बार गए। क्लास के बाद में अगर हो सके तो जैसे क्लास आपकी हो जाए और उसके बाद में आप अपने ग्रुप में शेयर कर देना। अगर ओपन हो रही तो आप कीजिए, नहीं तो कोई नहीं। कल जो ओपन हो रही। हाँ ब्रह्मदेव आया आप। वैसे हो तो गया। हाँ हाँ मेरे पास में 2 आ चुके हैं रिजल्ट। आ गए। हाँ रिस्पांस जो जिन्होंने सबमिट कर दिया उनके आ गए रिजल्ट। बता दीजिए कैसे ओपन होगा। लिंक पर आप क्लिक करोगे और वो अपने आप खुलेगा और पहुंच सर जाएगा। इनबॉक्स पे ही क्लिक करके ओपन करना मेरे है। में एकदम ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है। सर मेरे में एकदम ब्लैंक दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं खुल रहे हैं। 7-8 रिस्पांस आ चुके हैं। अभी तेज दिख रहा है सर मेरे में। धर्मेंद्र का आ चुका है, शैलेंद्र का, मीनू का और RH किसने नाम लिखा? कुमार मिश्रा का आया। अनिल कुमार मिश्रा का भी आ चुका, सरोज वर्मा, ब्रह्मदेव, अभिषेक। RH किसने नाम लिखा है? सर मेरा नहीं किया क्या सर? RH करके नाम किसी ने लिखा है। RH हम्म? RH नाम ऐसा लिखो, अभी इसी में देखते हैं किसने भी किया है। ओ सॉरी सर, मैंने लिख दिया सर। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं, बता दीजिए इसमें जैसे। सर मैंने मेरा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सर RH लिखना था सर, ये हो गया। सर मेरा 2 क्वेश्चन गलत हो गया है। हाँ सर इसमें जो पहला प्रश्न था कि आरोहण उपपान सर 5 बताए थे कि 7 बताए थे? 7 बताए थे ना। तो सर 5 याद आ गए। नहीं, जो आपके द्रव्य होगा, प्राण होगा, मानस, अतिमानस, सत चित आनंद हो गए 4 ये और 3 ये सत चित आनंद। पहले आनंद होगा फिर चित होगा। चित्तानंद, अतिमानस,
मानव प्राण या द्रव 3 2 5 2 7 हम्म, ठीक है। सर लेकिन ये मैनर बहुत अच्छा है। इसको मैं कई दिन से देख रहा था, इसको कई बार इसको एडिट किया है। अरे हमारे में ओपन नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसका ओपन हो रहा है वो कर दीजिए। तो जैसे इसको कॉपी करके एक किसी दूसरे सेट में करूँगा तो ओपन हो जाएगा? हाँ, कोशिश कीजिएगा, अगर हो रहा है तो अब कर दीजिए।